फिक्र नहीं थी। पर अब जाने कहां से आकर वो मेरे घर में डट गया है। लगता है उसके चले जाने से मेरा ये घर ही न रह जाएगा। वैद्य जी, आप क्या समझते हो उसको? अगर भाग्य में लिखा होगा तो अभी वो बहुत दिनों तक बच भी सकता है, लेकिन जैसा कि वेद में लिखा है उससे तो क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है, अकस्माने द्वारे कासे काम लाया भलिम के। बस बस, अभी श्लोक वगैरह तो रहने ही दीजिए, इससे मेरा डर और बढ़ जाता है। यही बताइए कि करना क्या चाहिए? बहुत सावधानी से रहना होगा। वह तो ठीक है, लेकिन किस बात में सावधान रहना होगा? साफ साफ यही बताइए ना। उसे बाहर बिल्कुल नहीं जाने देना होगा। जरा से बच्चे को घर में बांधे रखना तो बड़ा मुश्किल है। आप ही बताइए और कीजिएगा क्या? यह जाने की धूप और हवा दोनों तो उसके लिए विष के समान है, इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, भेष्यम हितवाक्यम च तिक्तम आशुभम प्रदनम। अच्छा अच्छा, अपने शास्त्रों की बातें तो रहने ही दीजिए। मतलब कि उसे बांध कर ही रखना होगा, और कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पवने तपने चैव। वैद्य जी, आपका ये चैव लेकर मैं क्या करूंगा भला? उसे तो रहने ही दीजिए। यही बताइए कि करना क्या होगा। सच कहूं तो आपका ये परहेज बड़ा मुश्किल है। रोग की सारी तकलीफ बेचारा चुपचाप सह लेता है, लेकिन आपकी दवा खाने में उसे जो तकलीफ होती है, उसे देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है। वह तकलीफ जितनी ज्यादा होगी, दवा का असर उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा है, भेषजम हितवाक्यम च तिक्तम आशुभम प्रदम। अच्छा तो दत्त महाशय, अब मैं चलूं। लो, दादाजी भी आ पहुंचे। अब तो गजब हो गया। क्यों? मुझसे किस बात का डर है तुमको? तुम बच्चों को बहकाने के सरदार जो हो। मैं तो तुम खुद कोई बच्चे हो, मैं तुम्हारे घर में ही कोई बच्चा है, और बहकाने की तुम्हारी उम्र भी कहाँ रही? फिर मुझसे किस बात का डर है तुमको? घर में एक बच्चा जो ले आया हूँ। ये कैसे? मेरी घरवाली बच्चा गोद लेने की जिद बात बैठी थी। ये तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन तुम तो कोई बच्चा गोद लेना ही नहीं चाहते थे। अब तुम तो जानते ही हो भाई, मैंने बड़ी मेहनत से रुपए जोड़े हैं। जाने कहां से कोई पराया लड़का आकर मेरी इस मेहनत की कमाई को बिना हाथ पैर हिलाए उड़ाता फिरेगा। ये बात सोचने में भी मुझे बुरी लगती थी, लेकिन ये लड़का मुझे जाने कैसा लगा कि इसके लिए जितना भी रुपया खर्चा करते हो, सोचते हो रुपयों का सबसे बड़ा भाग्य यही है। पहले मेरा धन कमाना एक नशे की तरह था, बिना कमाए चैन ही नहीं पाता था। लेकिन आज जो रुपए जोड़ रहा हूँ, वो सब इस बच्चे को ही मिलेंगे, ये सोचकर कमाई में एक तरह का आनंद मिल रहा है। लेकिन भाई ये तो बताओ, ये बच्चा पाया कहाँ? गांव के रिश्ते से ये मेरी स्त्री का भतीजा है। छोटी उम्र से ही बेचारे की माँ नहीं है, और अभी कुछ दिन पहले बाप भी जाता है। फिर तो उसको मेरी जरूरत है। वैद्य जी ने कहा है कि उसकी जरा सी देह में वात पित्त कफ जिस तरह एक साथ बिगड़ उठे हैं, उससे उसके बचने की उम्मीद नहीं है। बस एक उपाय रह गया है कि किसी तरह उसे बांधकर घर में रखा जाए। पर घर से बाहर निकालना ही तो तुम्हारे बुढ़ापे का खेल है, इसीलिए तुमसे डर लगता है। हाँ, तुम गलत नहीं कहते। मैं थोड़ा डरावना हो गया हूँ, जाड़े की इस धूप और हवा की तरह। लेकिन भाई, मैं बच्चों को घर में बांध के रखने वाले भी कुछ खेल जानता हूँ। सुनो, मैं बाहर अपने कुछ काम धंधे निपटा लूं, फिर आज इस बच्चे से दोस्ती गांठ लूंगा। ठीक है? अभी मैं जाता हूँ। बुआ जी, क्या है अमल? मैं वहां तक भी ना जा सकूंगा। नहीं बेटा,
जाते से दाल गलती है, वो वहाँ सांप की लहरी दोनों हाथों में दाल का छिलका लेके खा रही है, वहाँ तो की वजह से होगा। नहीं बेटा, काश में की लहरी होता, लेकिन वैसे मुझे वहाँ क्यों नहीं जाने देते? वैद्य जी ने कहा है वहां जाने से तुम बीमार पड़ जाओगे। वैसे भी कैसे मालूम चला? क्या कहते हो? क्या वैद्य जी नहीं जानेंगे? उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पोथियां उठा डाली है। पोथियां खोलने से क्या सब कुछ जाना जा सकता है? अरे तुम ये भी नहीं जानते हो? नहीं, मैंने तो कोई पोथी पढ़ी नहीं ना, इसी से मैं नहीं जानता हूँ। देखो बेटा, बड़े बड़े विद्वान भी तुम्हारी तरह ही होते हैं, वो घर से बाहर निकलते ही नहीं। बाहर ही नहीं निकलते ना, वो निकलेंगे कब? तुम ही बताओ ना। वो तो बैठे बैठे सिर्फ पोथियां पढ़ा करते हैं और किसी तरफ उनकी नजर जाती ही नहीं। अमर बाबू, बड़े होकर तुम भी विद्वान बनोगे, बैठे बैठे इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ा करोगे, लोग तुम्हें देखकर अचरज में पड़ जाएंगे। बाबा जी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं विद्वान हरगिज़ नहीं बनूंगा, मैं हरगिज़ नहीं बनूंगा विद्वान बाबा जी। तुम ही बताओ कि कैसी बात करते हो? अगर मैं विद्वान हो पाता तो मैं तो धन्य हो जाता। घूमने की जितनी चीजें हैं ना संसार में, मैं सब कुछ देखता हुआ घूमा करूंगा, बस। सुनो तो, क्या देखोगे? देखने को इतना है ही क्या? अजी, अपनी खिड़की के सामने वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं उस पे चढ़ के उसके पास चला जाऊं। पागलों की सी ये सब क्या बातें करते हो? पहाड़ को पार करने चला, खामखा, काम नहीं, धंधा नहीं। अगर ये पहाड़ इतना ऊंचा उठा हुआ है तो समझना पड़ेगा कि इसे पार करने की मनाही है। तुम जो कहते हो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और नहीं तो इतने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा खड़े करके इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करने की जरूरत क्या थी? आपको ऐसा लगता है कि इतना ऊंचा पत्थर हमें वहां जाने की मना कर रहा है? लेकिन मुझे तो लगता है कि धरती बोल नहीं सकती, इसीलिए वो अपने दोनों हाथ नीले आसमान की तरफ उठा के हमें बुला रही है। दोपहर में जो लोग खिड़की के पास बैठे रहते हैं ना, वो भी ये वाली बात को सुन सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान लोग ये बात नहीं सुन सकते। वो तुम्हारी तरह पागल नहीं है ना, वो सुनना चाहते भी नहीं। अजी, और मैंने अपने जैसे एक पागल देखा था। सचमुच? सुनो तो सही, तो था कैसा? अरे फूफा जी, वो अपने कंधे पर एक बांस की लाठी रखे था, उसके ऊपर एक बड़ी सी पोटली बनी थी, बाएं हाथ में एक लोटा था, हमारी जूता पहने वो उस मैदान से उस पहाड़ की तरफ जा रहा था। तभी मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जहाँ भी ले जाए वहां चला जाऊंगा। मैंने कहा, अरे क्यों जा रहे हो? उसने कहा, काम ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने कहा, काम ढूंढने जा रहा तो मुझे भी साथ ले लो। उसने कहा, जब काम मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। फूफा जी, काम भी क्या ढूंढना पड़ता है? ढूंढना क्यों नहीं पड़ता? जाने कितने ही लोग काम ढूंढते फिरते हैं। तब तो मैं भी काम ढूंढता हुआ घूमता फिरता चला जाऊंगा। और ढूंढ कर भी ना पा सकोगे तो? ढूंढ कर भी ना पा सकूंगा तो फिर ढूंढूंगा। फूफा जी, फिर वो गाँव वाला आदमी, वो उसी मैदान से सीधा उधर वो जो उस तरफ चला गया, वो जहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे जो झरना बहता है ना, वो और वहाँ पे उसने अपनी लाठी उतारी, पोटली खोली और झरने के पानी के हाथ पांव धो पैर पाँव उसमें से सब तो निकाल के पानी स्नान के सब खा लिया। गप 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 गप। अच्छा, सब खा लिया, फिर से पोटली बांधा, कंधे पे बांस की लाठी रखा और पाँव के कपड़े उठा कर झरने के पानी को ढेलता हुआ वो उस झरने के पार निकल गया। बुआ जी, बुआ जी से कह रहा था, जिस दिन मैं अच्छा हो जाऊंगा उस दिन मैं भी उसी झरने के पास जाके सबको खाऊंगा। ये तुम्हारी बुआ ने क्या कहा? बुआ ने कहा, ठीक है, तुम पहले
अच्छे हो जाओ, फिर मैं खुद ले जाके तुम्हें वहां पे सबको खिला लाऊंगी। मैं कब अच्छा हो जाऊंगा? अब तो तुम्हारे अच्छे होने में बहुत देर नहीं है। नहीं है। अब तो मैं अच्छे होते ही चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे? टेढ़े मेढ़े झरने के रास्तों को पार करते हुए पहाड़ के उस पार काम ढूंढता हुआ घूमता फिरता चला जाऊंगा। अच्छी बात है, चले जाना। पहले तुम अच्छे तो हो ना, उसके बाद मुझे पढ़ाई करने के लिए कभी तो नहीं बचा जाता। तो तुम ही बताओ, तुम क्या होना चाहते हो? अभी तो पता नहीं कुर्बानी, अब सोच में बताऊंगा। अब मैं क्या बाहर जा सकता हूँ? कोई भी मुझे बाहर नहीं जाने देता, सब लोग मुझे इधर ही बिठा के रखते हैं। मुझे काम है, मैं जा रहा हूं। ठीक है? देखो, तुम घर से बाहर ना निकल जाना। ठीक है फूफा जी, मैं यहीं बैठा रहूंगा। अब राह के किनारे वाले इसी कमरे में। शशि मालिनी की बेटी, मुझको रोज इतनी सारी मालाएं गूंथनी पड़ती हैं, लेकिन मैं अगर तुम्हारी तरह इसी जगह बैठी रह पाती तो कितना मजा आता। दिन भर बैठे बैठे तुम यहाँ क्या करती? मेरी एक बढ़िया बहू गुड़िया है, उसका ब्याह करती। मेरी मैनी बिल्ली है ना, उससे। लेकिन नहीं, मुझे तो देर हो रही है ना, देर होने पर फूल नहीं मिलेंगे। रुको ना, थोड़ी देर बात करना तुमसे अच्छा लगता है? पहले लड़की की तरह चुपचाप यही बैठे रहो, मैं सुनकर आऊंगी, फिर तुमसे गपशप करती जाओ। सुनो, तुम चिंता आओगे तो एक फूल मुझे देती जाओगी? फूल यूं ही कैसे दे दूंगी? उसका दाम भी तो दे देना होगा ना। हाँ, तो फूल का दाम मैं दे दूंगा ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और उस पहाड़ के पार गांव खोजने के लिए जा रहा होऊंगा, तब मैं फूल का दाम देता जाऊंगा। अच्छा, यही सही। फूल दे जाओगी ना? हाँ, लौट के आओगी ना? आऊंगी। फूल तो दे जाओगी ना? मेरा नाम अमल है, मैं यहीं बैठा रहता हूँ उसी खिड़की पे। याद रहेगा? हाँ, मुझे याद रहेगा। देखना, मैं भूलूंगी नहीं।
अजीब लड़के हो, लोगे नहीं तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद करते हो? मुझे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगती है। तुम कितनी दूर से आवाज लगाते हो। लो नहीं, मैं अगर जा सकता तो तुम्हारे साथ चला जाता। मेरे साथ चले जाते? हाँ, तुम कितनी दूर से आवाज लगाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने गांव से आ रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा गाँव? हमारा गांव विंध्याचल पर्वत के उस पार नर्मदा नदी के किनारे है। विंध्याचल पर्वत के उस पार नर्मदा नदी के किनारे। पता मैंने तुम्हारा गाँव देखा है, लेकिन कब देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा। सचमुच तुमने मेरा गांव देखा है? हाँ। क्या तुम किसी दिन उस पहाड़ पर ही गए थे? नहीं, गया तो कभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा गाँव देखा है। बहुत पुराने जमाने के दरख्तों के पास से जो रास्ता गुजरता है, लाल रंग के रास्ते के किनारे है तुम्हारा गांव, है ना? बिल्कुल ठीक कहते हो बाबू। हाँ, और वहाँ की गायें सुबह सुबह पहाड़ पर चली जाती हैं। ऐसी अचरज की बात है, हमारे गांव में गाय गोरु चरते क्यों नहीं? खूब चरते हैं। और वहाँ की औरतें माथे पर मटका कलसा लेकर नदी से पानी भर कर ले आती हैं और वे सब लाल रंग की साड़ी पहने रहती हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे गांव के बाहर टोली की सभी औरतें नदी से ही तो पानी भर कर ले जाती है, लेकिन वो सब लाल रंग की साड़ी पहनती है। ऐसा जरूरी तो नहीं है बाबू। तुम उस और किसी न किसी दिन गए जरूर आ गए। नहीं, गया नहीं। वैद जी जिस दिन मुझे पार लाने के लिए कहेंगे, उस दिन मैं जाऊंगा। तुम मुझे अपने गाँव ले चलोगे? लेकिन मैं चलूंगा, जरूर ले चलूंगा। हाँ, तो फिर मुझे आवाज लगाना भी सिखा देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा आवाज लगाना। हाय रे बाबू, तुम क्यों दही बेचोगे? तुम तो इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर विद्वान बनोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं विद्वान तो नहीं बनूंगा, मैं तो दही बेचूंगा। और उसी विंध्याचल पर्वत के पास नर्मदा नदी के किनारे का दही। नहीं ना दही, बढ़िया दही। मुझे आवाज लगाना सिखा दूंगा। फूट गई तकदीर बाबू, ये भी कोई सीखने की बात है? नहीं, मुझे तुम्हारा सुर लगाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष के उस पार कहीं दूर चिड़िया आवाज लगा रही है। ऐसे ही उन दरख्तों के कोने में, रास्ते के पीछे तुम्हारी आवाज आती है। जय जय बाबू तुम थोड़ी सी दही खाओ ना। नहीं, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? पैसों की कोई बात नहीं, तुम थोड़ी सी दही खाओगे ना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरा कोई नुकसान नहीं। दही बेचने में इतना सुख है कि यार तुम्ही से कुछ सीखा। दही लो
अगर मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊं तो? पकड़ के ले जाओ कहाँ? अगर तुम्हें पकड़कर सीधे राजा के पास ले जाऊं तो? हाँ, राजा के पास ले चलो ना, ले चलो ले चलो। लेकिन नहीं, मुझे वैद्य जी ने बाहर जाने से मना कर रखा है। वैद्य जी ने मना किया? ओहो, तभी तो तुम्हारा चेहरा कैसा सफेद हो गया, आंखों के नीचे स्याही फिर आई, दोनों हाथों की नसें उभर आई। आप घड़ी का घंटा ना बजाओगे? अभी वक्त नहीं हुआ। अरे कोई कहता है वक्त तो गुजरा जा रहा है, कोई कहता है वक्त हुआ ही नहीं। लेकिन जब आप घड़ी का घंटा बजा दोगे तब तो वक्त हो जाएगा ना। अरे ये कैसे हो सकता है? जब वक्त होता है तब मैं घड़ी का घंटा बजाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी घड़ी का घंटा। दोपहर में जब सब लोग खा पीकर सो जाते हैं, ऊपर से जाने कहाँ दूर में चले जाते हैं। बुआ जी रामायण पढ़ती 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 सो जाती हैं, और हमारा प्यारा बछड़ा आंगन के दालान के कोने में पूछ के नीचे सिर छिपा के सो जाता है। तभी तुम्हारी घड़ी का घंटा बजता है, टन 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 टन। मेरे दादी, क्यों बजता है घड़ी का घंटा? घड़ी का घंटा सबको ये बताता है कि वक्त बैठा नहीं, वो तो चला जा रहा है। चला जा रहा है? कहाँ चला जा रहा है? किसी दूसरे देश में? यह बात कोई नहीं जानता। अच्छा, शायद वो देश किसी ने देखा ही नहीं है। तब तो मैं भी इसी समय के साथ चला जाऊंगा, उसी देश में जिसमें किसी ने देखा नहीं है। एक दिन तो उस देश में सभी को जाना होगा बेटा। मुझे भी जाना होगा। हाँ, जाना तो होगा। लेकिन वैद्य जी ने तो मुझे मना कर रखा है। हो सकता है किसी दिन खुद वैद्य जी तुम्हारा हाथ पकड़कर वहां तक ले जाए। नहीं, आप वैद्य जी को नहीं जानते, वो बांध कर ही रखना जानते हैं। और उनसे भी अच्छे जो वैद्य जी हैं वो आकर छुड़ा जाते हैं। अच्छे वाले वैद्य जी कब आएंगे? ऐसी बातें नहीं कहते बेटा। नहीं वैद्य जी, मुझे जहाँ बिठा रखा है हम तो वहीं बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ से हिले भी नहीं। अच्छा पहले राजी, वो रास्ते के उस पार वो जो बड़ा सा घर दिख रहा है, जिसमें वो बड़ा सा झंडा लहरा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आवाजाही कर रहे हैं, वहाँ क्या हुआ है? वहाँ नया डाकघर खुला है। डाकघर? हाँ, किसका डाकघर? डाकघर और किसका होगा? हमारे राजा का डाकघर है। राजा का डाकघर है? अच्छा, तो राजा के डाकघर में सारी चिट्ठियां राजा के पास ही आती हैं? आती क्यों नहीं? देख लेना, एक दिन तुम्हारे नाम से भी चिट्ठियां आएंगी। मेरे नाम से भी चिट्ठियां आएंगी? क्योंकि मैं तो अभी बच्चा हूँ। हमारे राजा तो छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी छोटी छोटी चिट्ठियां लिखते हैं। तब तो बड़ा मजा आएगा, मैं भी बड़ा करूंगा। लेकिन राजा की चिट्ठी में क्या लिखेंगे ये तो हमें पता नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि उसे मेरे पास कौन लाके देगा? मुझे तो कोई पहचानता नहीं है। लो, राजा के बहुत सारे डाकिये जो हैं, तुमने देखा नहीं? वो छाती पर सोने का सिक्का लगाए घूमते फिरते रहते हैं। तब तो मैं भी राजा का डाकिया बनूंगा। ये बड़ा जबर काम है भैया। रात हो, दिन हो, धूप हो, बारिश हो, गरीब हो, अमीर हो, घर घर जाकर चिट्ठियां बांटते फिरना। ये बड़ा जबर काम है भैया। मुझे यही काम अच्छा लगता है। आप बच्चों को नहीं करता जी, आपका काम भी बहुत अच्छा लगता है। दोपहर में जब धूप झाई झाई करने लगती है, तभी तुम्हारी घड़ी का घंटा बजता है, टन टन टन। रात में कभी मेरी अगर नींद खुल जाए तो देखता क्या हूँ, दीपक बुझ गया है और बाहर घना अंधकार है, और दूर
चौधरी आ रहा है क्या? अब मैं भागूं। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ बातें करते देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चौधरी कहाँ है? अरे वो रहा, वो बहुत दूर, उसके माथे पर सफेद गोल छाता जो है। लगता है उसको राजा ने चौधरी बनाया। अरे नहीं, वो खुद ही चौधराई करता फिरता है। जो उसकी बात नहीं मानता उसके पीछे हाथ धोकर ऐसे पड़ जाता है कि सभी उसे करते हैं। सबको डरा धमका कर ही वो अपना काम धंधा चलाता है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मैं कल सुबह फिर आऊंगा और तुम्हें शहर की बहुत सारी बातें बताऊंगा। ठीक है? राजा अगर मुझे रोज की चिट्ठी लिखा करे तो अच्छा रहेगा। मैं दिन भर उस चिट्ठी को पढ़ता रहूंगा, लेकिन मुझे तो पढ़ने नहीं आता। फिर मैं क्या करूंगा? बुआ जी तो रामायण पढ़ना जानती है, क्या पढ़ सकेंगी? मैं सारी चिट्ठियों को इकट्ठा करके रख लूंगा, बड़ा होके पढ़ूंगा। लेकिन अगर डाकिया ने मुझे पहचाना नहीं तब? चौधरी जी, ओ चौधरी जी, एक बात सुन जाओ ना। कौन है रे? रात चलते मुझको इस तरह पुकार रहा है। कहाँ का वो बंदर है? आप चौधरी जी हो ना? आपको सभी लोग जानते मानते हैं ना? हाँ, मानते क्यों नहीं, खूब मानते हैं। तो आपकी बात राजा का डाकिया भी मानता है? ना मानेगा तो जान बचेगी उसकी, मजाल है। तब भी आप मुझसे कह दीजिएगा कि मेरा नाम अमल है और मैं इसी खिड़की में बैठा रहता हूँ। क्यों भला? बताओ तो सही। मेरे नाम की अगर कोई चिट्ठी आए तो? तुम्हारे नाम की चिट्ठी? तुम्हें भला कौन चिट्ठी लिखेगा? राजा अगर मुझे चिट्ठी लिखे तो? राजा तुमको चिट्ठी लिखेगा? क्यों ना लिखेगा भला? तुम तो उसके गहरे दोस्त ठहरे। मुझे खबर मिली है कि कई दिनों से तुमसे भेंट न होने के कारण मरा जा रहा है बेचारा। अब ज्यादा देर नहीं है, चिट्ठी आज आई कि कल आई। डॉक्टर क्या बिस्तर से बात क्यों करते हो? आप मुझसे नाराज हो? लो, भला मैं तुम पर नाराज क्यों होऊंगा? इतनी हिम्मत है मेरी, राजा के संग तुम्हारी चिट्ठी पत्री ठहरी। देखता हूँ माधव दत्त का दिमाग बहुत चढ़ गया। दो पैसे क्या जमा कर लिए हैं कि घर में राजा शाह के सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं होती। ठहरो, मजा चखाता हूँ। अच्छी बात है लहजे, मैं जल्द ही बंदोबस्त किए देता हूँ, जिससे जल्द से जल्द राजा की चिट्ठी तुम्हारे घर आ सके। अरे नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। क्यों भला? तुम्हारी खबर मैं राजा को दे दूंगा, तब वे ज्यादा देर ना कर पाएंगे। तुम लोगों की खबर लेने के लिए जल्द से जल्द प्यादा दौड़ा देंगे। लो, माधव दत्त की हिम्मत तो कम नहीं हो रही है। एक बार राजा के कानों में ये बातें पड़े तो वे दुरुस्त हो जाए।
तो खेल खेलोगे? हम रेडी का खेल खेलेंगे। क्या होगा हुई और हम दोनों तो प्लान अच्छा तुम लोग दिन भर खेलोगे? हाँ। और फिर शाम को घर लौटोगे? हाँ। से? हम लोग शाम को लौटेंगे। मेरे घर के सामने से निकलना भाई। तुम भी बाहर आ जाओ ना। नहीं, वैसे भी बाहर निकलने के लिए मना कर रखा है। बैग की मनाई शायद तुम मान। चलो भाई चलो। चलो, हम लोग आते हैं। मेरे घर के सामने खेलो ना। यहाँ हम किस चीज से खेलेंगे? ये मेरे पास इतने सारे खिलौने जो हैं। घर में अकेले अकेले खेलने से मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी से ये सब पड़े भी रहते हैं और मैं धूल जम जाती है। ये सब खिलौने तुम लोग ले लो। अरे वाह! अरे कितना सुंदर है। वो है जिनकी बुढ़िया कितना सुंदर सिपाही है। तुम ये सब खिलौने हमें दे दोगे, तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं, मुझे दुख नहीं होगा। फिर हम इसे वापस नहीं करेंगे। नहीं करने पड़ेगा। कोई तुम पर नाराज तो नहीं होगा? नहीं, मुझ पे कोई नाराज नहीं होगा। अच्छा सुनो, ये खिलौने रोज लेकर तुम लोग को यहाँ मेरे दरवाजे सामने खेलना पड़ेगा। और जब ये पुराने हो जाएंगे तो मैं तुम लोगों को नए खिलौने दिला दूंगा। वाह! चलो तो इन्हें एक कतार में सजाते हैं, है ना? और अब हम लोग लड़ाई वाला खेल खेलते हैं। हाँ, है ना? अरे लेकिन भाई तुम्हें तो नींद आ रही है। बीच में थक जाता हूँ। दिन भर से बैठा हूँ ना, बैठे बैठे पीठ दर्द करने लगती है। लेकिन अभी तो सिर्फ दिन का पहला घंटा है। वो सुनो, घड़ी का घंटा सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मेरे दोस्त मेरे काम को जाए तो तुम लेकर आएगी। अब मेरे सोने का वक्त हो गया। अच्छा तो फिर हम लोग भी जाते हैं। हाँ, हमको देर हो रही है। अरे नहीं, सुनो सुनो, तुम लोग बाहर खेलते रहते हो दिन भर, तो क्या तुम लोग उस डाकघर के डाकिए को भी पहचानते हो? हाँ हाँ, पहचानते क्यों नहीं? खूब पहचानते हैं। हाँ। क्या तुम उनके नाम भी जानते हो? एक है सरल डाकिया, दूसरा है बड़ा डाकिया। और भी बहुत सारे हैं। अगर मेरे नाम की कोई चिट्ठी आएगी तो क्या वो मुझे पहचान लेगा? हाँ हाँ, चिट्ठी पर तुम्हारा नाम लिखा होगा तो पहचानेंगे क्यों नहीं? खूब पहचान लेंगे। अच्छा, तो तुम लोग एक काम करोगे? क्या करोगे? क्या? कल सवेरे जब खेलने आना, तुममें से किसी एक को बुला के फिर पहचान करा देना। अच्छी बात है और सही होगा ठीक है। वैद्य जी ने कहा है कि वहां बैठने से तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी। मेरी बीमारी क्यों बढ़ती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वहां बैठे रहने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तुमने वहां बैठे बैठे इस शहर के तमाम बच्चे बूढ़ों से दोस्ती जो काट ली है। मेरे दरवाजे पर एक मेला
लगा रहता है। हाँ, इससे कहीं शरीर टिक सकता है क्या? देखो तो आज तुम्हारा चेहरा कैसा फीका पड़ गया है। खिड़की पर मुझे नहीं देखेगा तो मेरा फकीर लौट जाएगा। कौन फकीर? वही मुझे उन सारे देशों की कहानी सुनाया करता है, वो दूर दूर के देशों की। मैं तो किसी फकीर को नहीं जानता। मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, आप वो आपको दिखे तो आप उसे मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। अरे अरे यही तो है मेरा फकीर। आओ आओ, तुम मेरे बिस्तर में बैठो। यहाँ यह क्या? ये तो मैं ही फकीर हूँ। मैं तो यही नहीं समझ पाता कि तुम क्या नहीं हो। हाँ, इस बार तुम कौन से देश में गए थे? इस बार मैं गया था क्रांच द्वीप में। अभी अभी वहीं से तो चला। क्रांच द्वीप में? अरे तुम्हें इतना चरच क्यों होता है? तुमने अपने ही जैसा मुझे भी मामूली आदमी समझ रखा है क्या? अरे मैं तो अपनी इच्छा से चाहे जहां जा सकता हूँ और मेरा तो कोई खर्च भी नहीं होता। हाँ, फकीर, तुम्हें याद है ना? तुमने मुझसे कहा है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम मुझे अपना चेला बना दोगे। ओ, खूब याद है। याद क्यों नहीं है? मैं तुम्हें घूमने फिरने के ऐसे मंत्र सिखा दूंगा कि नदी में, पहाड़ पर, समुद्र में तुम्हें कहीं कोई रोक टोक न रहेगी। तुम अपनी इच्छा से चाहे जहां घूम सकते हो। पागलों की सी ऐसा क्या बातें करते हो तुम दोनों? बेटा अमर, मुझे नदी में, पहाड़ पर, समुद्र में कहीं कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन तुम्हारे गुफा के साथ कई बार मायावती जी भी आ डटे, तब तो मेरे मंत्रों को भी हार माननी पड़ेगी। बुआ जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ बुआ जी, आप बहनी से कुछ मत कहिए। मैं यही बैठा रहूंगा, हिलूंगा भी नहीं। लेकिन जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा उस दिन मैं फकीर से बात लेके दूर चला जाऊंगा। छी! तूफान, पर्वत, झरना सब पार करता हूँ। ऐसी बातें नहीं करते। ऐसी बातें सुनकर मेरे मन में जाने कैसा डर समा जाता है। खोज द्वीप कैसा द्वीप है? अरे वो तो बड़े अचंभे का द्वीप है। वो चिड़ियों का देश है। वहां की चिड़ियां न चलती हैं, न बोलती हैं, सिर्फ गाती हैं और उड़ती हैं। कितना सुंदर देश है। वहाँ समुद्र है ना? समुद्र के किनारे तो है ही। तो वहाँ के सारे पेड़ नीले रंग के हैं। नीले पहाड़ों पर जब अस्त होते सूरज की रोशनी पड़ती है, पेड़ों के रंग से, पहाड़ों के रंग से एक अजीब सा समा बन जाता है। झरना भी है। लोग झरनों के बिना भी कोई बात बनती है। ऐसा लगता है जैसे खास हीरे को ही गलाकर ढाल दिया गया हो। वो अपने रोड़ों पर ठंड करते हुए, कल झरझर करते हुए सीधे जाके समुद्र में कूद पड़ते हैं। किसी वैद्य के बाप की हिम्मत नहीं है कि पल भर के लिए उसे कहीं रोक सके। अगर उन चिड़ियों ने मुझे एक निहायत मामूली आदमी समझकर अपने बसेरों से बाहर न कर दिया होता तो मैं छोटी सी कुटिया बनाकर उसी समुद्र के किनारे उन्हीं लहरों को देखता हुआ अपनी जिंदगी के सारे दिन बिताता। मैं भी वहाँ होता। जब चिड़िया खान ढूंढने चली जाती मैं उसके लिए घोंसला बना देता। तब तो बड़ा नुकसान हो जाता। मैंने सुना है कि तुमने दही वाले से वादा किया है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी उसके साथ
दही बेचा करोगे। लेकिन अमर बेटा, उस क्रॉस द्वीप की चिड़ियों के बीच तुम्हारा दही का रोजगार पता चल पाता, बल्कि कुछ नुकसान ही होता। पागलों की सी ये सब क्या बातें करते हो तुम दोनों? लगता है मुझे भी पागल कर दोगे। मैं तो चला। जी, दही वाला मेरा आके लौट नहीं गया। लौट क्यों न जाएगा? तुम्हारे इस मन चाहे फकीर का हुक्म जाकर और क्रॉस द्वीप की चिड़ियों के बसेरों में बसने से तो उसका पेट चलेगा नहीं। हाँ, वो तुम्हारे लिए एक पुलिया दही जरूर रख के गया और कह गया है कि गांव में उसकी भांजी का विवाह है, इसीलिए वो कलवी टोला में शहनाई का बयाना देने जा रहा है। उसे जरा सी ही फुर्सत नहीं है। लेकिन उसने तो कहा था कि वो मेरी नंगी सी दुल्हन बनेगी, उसकी नाक में नथनी होगी और लाल डोरिया वाली साड़ी होगी। उसने कहा था कि वो सवेरे सवेरे गायों का दूध दूह के मिट्टी के नए बर्तन में फेंक सही मुझे दूध देगी और शाम को गौशाला में दीपक जला के मेरे पास आके बैठेगी और मुझे साफ भाइयों वाले चप्पा की कहानी सुनाएगी। बहुत खासी है। मैं फकीर हूँ, फिर भी मुझे कुछ लालच हुआ है। मैं कहता हूँ बेटा, अमर, इस बार उसका ब्याह हो जाने दो। अगर तुम्हें जरूरत होगी तो उसके घर भांजियों का अकाल नहीं पड़ेगा। चलो भी, तो हद हो गई। घर में मेरे नाम से कोई चिट्ठी आई है क्या? हाँ, सुना तो है कि रवाना हो चुकी है, पर अभी रास्ते में ही है। रास्ते में? उसी रास्ते में? जब बारिश होने के बाद जब आसमान साफ हो जाता है तो बहुत दूर दिखाई देता है, जंगल के रास्ते में। हाँ, उसी रास्ते तो है ही, लेकिन तुमने कैसे जाना? सब जानता हूँ वकील। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुमने जाना कैसे? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे देख रहा हूँ। इससे पहले कब मैंने देखा था ये मुझे याद नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे देख रहा हूँ। और ऊंची छोटी से डाकिया चला उसके बाएं हाथ में लाके दाएं कंधे में चिट्ठियों का थैला, पहाड़ के रास्ते से गुजरा दिन रात एक करता हुआ वो चला रहा। पहाड़ का रास्ता जब बंद रहता है, झरने से बंद करता है, उसके बाद सकरी पगडंडी से पैदल पैदल चला रहा है। उसके बाद ऊंची पगडंडी के पेड़ से चला रहा है। उसके बाद ये पूरे झींगुर बोल रहे हैं, नदी के किनारे एक भी आदमी नहीं है। वहां से एक टिटहरी पक्षी पूंछ हिलाता, पंख फड़फड़ाता, आवाज लगाता घूम रहा है। सब देख रहा हूं। मुझे लगता है वो जैसे कैसे वो आ रहा है, मेरे मन की खुशी उमड़ जाती है। बेटा अमर, ऐसी नई आंखें तो मेरी नहीं है, पर यूं लगता है जैसे तुम्हारे देखने से मैं भी सब कुछ देख पा रहा हूँ। फकीर, हाँ? ये डाकघर है। हाँ। क्या उन राजा को तुम पहचानते हो? हाँ, पहचानता क्यों नहीं? खूब पहचानता हूँ। मैं तो रोज उनके पास भीख मांगने जाता हूँ। तो ठीक है, मैं भी उनके पास भीख मांगने जाऊंगा और उनके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाऊंगा और खूब तेज से जवाब लगाऊंगा, जय
मिलेगी, लेकिन तुम्हें तो जो चाहिए वो बिना मांगे ही दे देंगे। वैसे तुम मुझे मांगोगे क्या? वकील, हाँ, राजा से कहूंगा कि आप मुझे अपना डाकिया बना लीजिए। मैं आपकी चिट्ठी घर घर ले जाकर बांटूंगा। अरे वाह वाह। और मुझे जानते हो, एक आदमी ने कहा है कि मुझे भीख मांगना सिखा देगा। कौन आदमी? छदाम। कौन सा नाम? अरे वही जो अंधा है, जो लंगड़ा है। अरे वही जो दोपहर में मेरी खिड़की के सामने आके बैठ जाता है। मेरे जितना ही एक उसका लड़का है, उसकी गाड़ी को ठेलता हुआ ले जाया करता है। मैंने छदाम से कह रखा है, हाँ। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी गाड़ी को ठेलूंगा। अरे वाह वाह, तब तो देखता हूँ खासी मौज हो जाएगी। और उसने कहा है कि वो मुझे भीख मांगना सिखा देगा। हाँ। हाँ, और जब वो मैं उस फूफा जी से कहता हूँ ना, फूफा जी इसको भीख दे दीजिए, फूफा जी कहते हैं कि ये बनावटी अंधा, ये बनावटी लंगड़ा है। अच्छा फकीर, हाँ। मैं कहता हूँ कि वो बनावटी अंधा सही, लेकिन कम से कम ये बात तो सच है ना, वो अपनी आंखों से देख नहीं सकता। हाँ, ये तो सच है कि वो बनावटी अंधा ही सही, लेकिन वो अपनी आंखों से देख नहीं सकता। अब तुम उसे अंधा कहो चाहे ना कहो, पर बेटा ये भी सच है कि वो जब उसे भीख नहीं मिलती ना, तो आके तुम्हारी खिड़की के सामने बैठा इसीलिए रहता है। मैं उस समय उसको बहुत सी कहानियां सुनाता हूँ, बहुत सी दूर दूर के देशों की कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन मुझे सुना जाती है ना, वहां से देख नहीं पाता, इसलिए वो जानता नहीं। अभी मैंने उसको वो हल्के देश वाली कहानी सुनाई थी, जहाँ थोड़ा सा उछलने से ही बहुत ऊंचे पहाड़ को पार किया जा सकता है। हाँ? मुझे तुम ये बता सकते हो कि उस हल्के देश में जाने का रास्ता किधर से है? बेटा मन के भीतर एक रास्ता है, पर शायद उसे खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, वो तो अंधा है, वो तो देख नहीं पाएगा, वो रास्ता कैसे खोजेगा? तो दिन भर जीवन भर भीख मांगेगा, इसी बात से वो दुखी रहता है। लेकिन मैंने उसको कह रखा है कि देखो, भीख मांगने के सिलसिले में तुम जो इतना घूमने के लिए जाते हो, उतना और सबको कहाँ मिलता है? पर बेटा अमल, घर के अंदर बैठे रहने में भी इतना दुख किस बात का? नहीं, दुख नहीं है। पहले पहले लगता था कि जैसे घर में अकेले बैठे बैठे रहेंगे, दिन कटता ही नहीं था। लेकिन अब राजा का डाकघर देखते देखते परसों बैठा रह सकता हूँ, इस इंतजार में कि राजा की चिट्ठी आएगी। जानता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ये ना भी जाने तो क्या हुआ, चिट्ठी पर तुम्हारा नाम तो लिखा होगा ना, बस यही सही। तुम दोनों ने मिलकर ये क्या हंगामा खाकर रखा है? क्यों, क्या हुआ? सुना है तुम दोनों ने अफवाह फैला रखी है कि तुम्ही लोगों को चिट्ठी लिखने के लिए राजा ने ये डाकघर खोल रखा है। अगर ऐसा भी है तो यही सही। चमन चौधरी ने गुमनाम चिट्ठी लिखकर राजा को सारी बातें बता दी है। यार हम नहीं जानते, सारी खबरें राजा के पास से ही तो आती है। तो सभा में बातें क्यों नहीं करते तुम दोनों? राजे रखवालों का नाम लेकर इस तरह की जैसी तैसी बातें जुबान पर लाते क्यों हो? तुम लोगों ने तो मेरी मुश्किल बढ़ा दी है। हाँ, इस बात से राजा क्या नाराज हो जाएंगे? कहने से ही हो गया। क्यों नाराज हो जाएंगे? और तुम्हारे जैसे बच्चे और मुझ जैसे फकीर पर नाराज होके कैसे अपना राजपाट चला लेते हैं, हम लोग भी देख लेंगे। आज सुबह से ही मुझे आंखों के अंदर अंधेरा छाता जा रहा है, बैठने की इच्छा भी नहीं होती। जी करता है बस पड़ा रहूं, आंख मार से बैठ कर, आंख खोलने की इच्छा नहीं होती। लगता है जैसे सब कुछ खो जाएगा, ऐसा लगता है जैसे चिट्ठी नहीं आएगी। लगता है कि डाकघर अब अभी गायब हो गया। अरे नहीं नहीं, चिट्ठी आएगी, जरूर आएगी। मैं कहता हूँ चिट्ठी आज ही आएगी। हाँ, तुम देख
अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में कोई रोग है ही नहीं। कोई रोग ये हंसी तो ठीक क्या नहीं पड़ती, और इसने तो अभी यह कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। यही खराब लक्षण है। हमारे चक्रधर पंडित जी ने कहा है। दुहाई है वैद्य जी, चक्रधर दत्त की बात तो रहने ही दीजिए। यही बताइए कि अब क्या करना होगा। मैं तो पहले ही कह गया कि इसे बिल्कुल बाहर नहीं जाने देना है, लेकिन लगता है कि बाहर की हवा इसे लग ही गई। नहीं वैद्य जी, मैंने इसे खूब ढेर संभाल कर रखा है। दरवाजे तो मैं अक्सर बंद ही रखता हूँ। लगता है कि अब इसे बांध कर नहीं रखा जाए। मैं आज न जाने कैसे हवा चल रही, मैं खुद देख कर आया हूँ। तुम्हारे सदा दरवाजे से मुंह करके हवा बह रही। यह बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं। उसे अच्छी तरह से ताला कुंजी लगाकर बंद कर दो, और हो सके तो 2-4 दिन लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद रहे। और अगर कोई आता है तो ये खिड़की वाला रास्ता तो है ही है। और यह क्या, ये खुली हुई खिड़की से जो डूबते हुए सूरज की रोशनी आती है, इससे रोगी की नींद उजड़ जाती है। ये सही लक्षण नहीं है। अमन ने आंखें बंद कर रखी हैं। उसे देखकर लगता है मानो वैद्य जी जो अपना नहीं था उसे घर में लाकर रखा, उसे प्यार किया, लेकिन अब उसे नहीं पा सकूंगा। अरे यह क्या, यह तो चौधरी आ रहा है। इतने लोग क्यों हैं भाई? ये शोर शराबा हंगामा क्यों है? अच्छा मैं चलता हूँ। मैं घर पहुंचकर एक कड़वी गोली पुड़िया भेज दूंगा। उसे खिलाकर देखो, अगर बचना होगा तो इसी से इसे बांध कर रखा जा सकेगा। क्या रे लड़के, हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं सो रहा हूँ। नहीं, सो नहीं रहा हूँ, मैं तो बहुत दूर की आवाज भी सुन ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे सिराने, मेरे अम्मा, मेरे बाबूजी मुझसे बातें कर रहे हैं। अरे माधव दत्त, आजकल तो तुम्हारी बहुत बड़े लोगों से राह रस्म हो गई है। ये क्या कहते हैं चौधरी जी? इस तरह हंसी तो न कीजिए, हम लोग तो बहुत ही मामूली आदमी हैं। लेकिन तुम्हारा यह लड़का तो राजा की चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। वो तो पागल है, बच्चा है, क्या उसकी बात का भी कोई ख्याल रखता है? नहीं, इसमें अचरज की क्या बात है? तुम्हारे घर जैसा बढ़िया घर राजा और पाएंगे कहाँ? देखते नहीं, इसी से ठीक तुम्हारी खिड़की के सामने ही राजा का नया डाकघर खुला है। अरे लड़के, तेरे नाम से ये राजा की चिट्ठी आई है। सच नहीं तो और क्या? तुम्हारे साथ राजा का दोस्ताना जो है, यह रही उनकी चिट्ठी। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम देख के बताओ ना, क्या ये उन्हीं राजा की चिट्ठी है? ये उन्हीं राजा की चिट्ठी है? हाँ बेटा, मैं फकीर होकर कहता हूँ, ये उन्हीं राजा का पत्र है। लेकिन मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। चौधरी जी, तुम बताओ ना, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? राजा ने लिखा है, वे आज या कल में ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम लोग उनके लिए चने
चबैने का इंतजाम कर रखना। राजमहल अब पल भर के लिए भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। चौधरी जी, दुहाई है, इन बातों को लेकर तो हंसी ठट्ठा ना करें। हंसी ठट्ठा? कैसा हंसी ठट्ठा? हंसी ठट्ठा करने की हैसियत है इनकी। अरे दादाजी, तुम ही पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। इसी से आज इस कोरे कागज पर मुझे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। इसमें लिखा है, मैं आज ही अमल को देखने के लिए आ रहा हूं और अपने साथ राजवैद को भी ला रहा हूं। हाँ, दादाजी आएंगे। हाँ, चौधरी जी, आप राजा जी की चिट्ठी ला गए। मैं समझ नहीं सकता था। मुझे लगता था कि आप मुझसे नाराज हो, लेकिन आप चिट्ठी ले आए, ये बड़ा अच्छा किया। लो, मुझे अपने पैरों की धूल दे दो। चलो, इस लड़के में श्रद्धा भक्ति तो है, अक्ल ना सही, पर मन का अच्छा है। बाहर अंधेरा हो रहा है क्या? शहर का पहला तारा निकल आया होगा। लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इन लोगों ने सब खिड़की दरवाजे जो बंद कर रखे हैं। रुको, मैं खोल देता हूँ। क्या हो रहा है? बोलो, कौन हो तुम लोग? मैंने कहा दरवाजा खोलो। चौधरी जी, कहीं ये डकैत तो नहीं? कौन है रे? पंचानन चौधरी हूँ। पंचानन की बोली सुनकर कौन दिखने वाला है, चाहे वह जितना बड़ा डकैत हो। राजा ने कहा है कि वो आज रात दूसरे पहर आएंगे। उन्होंने अपने नन्हे दोस्त को देखने के लिए राजवैद को भेजा है। इतना सब बंद क्यों है? खोल दो, खिड़की दरवाजे सब खोल। क्यों बेटा, आप कैसा जान पड़ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है राजा जी। राजा जी, बहुत खुला खुला लग रहा है। आधी रात को जब राजा आएंगे तो क्या तुम बिछावन से उठ के उनके साथ जा सकोगे? हाँ, जरूर जा सकूंगा। यहाँ से बाहर निकलूं तो जान बचे। मैं उनसे कहूंगा कि मुझे वो तारा दिखला दे। मैंने उसे बहुत बार देखा है, लेकिन वो कौन सा है वो मैं पहचान नहीं पाता हूँ। वो आएंगे तो तुम्हें सब बतला देंगे। इस घर को साफ सुथरा करके राजा के आने लायक बनाओ, फूलों से सजा दो। और हाँ, इस आदमी को यहाँ रखने से काम ना चलेगा। नहीं, नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। आप लोग जब यहाँ नहीं आए थे ना, तो यही राजा जी की चिट्ठी लेकर आए थे। अच्छा बेटा, अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं तो ये भी इस कमरे में रहें। अमल, राजा तुम्हें प्यार करते हैं। वो तुम्हें देखने आज खुद आ रहे हैं। तुम मुझसे कुछ मांग लेना। जी, आप चिंता मत करिए, मैंने सब तय कर रखा है। तुमने क्या तय कर लिया है? यही, मैं उनसे कहूंगा कि आप मुझे अपने डाकिया बना लीजिए। मैं आपकी चिट्ठियां घर जा जाकर बांटता रहूंगा, दूर बहुत दूर तक। राजा आज अपने घर आएंगे, उनके खाने पीने का कोई इंतजाम है ना? उन्होंने कहा है कि वो अपने नन्हे दोस्त के यहाँ सिर्फ चना चबेना ही खाएंगे। दीदी, आपने तो ये पहले ही कह दिया था कि राजा हमारे यहाँ सिर्फ चना चबेना खाएंगे।
साफ मालूम रहती है। लोग तुम जानते ही नहीं है। अगर किसी को मेरे घर भेज दो तो खाने पीने की कुछ अच्छी अच्छी चीजें। उसकी कोई जरूरत नहीं। अब इसे नींद आ रही, दिए की रोशनी बुझा दो और तुम लोग शांत हो जाओ। अब सिर्फ तारों से ही रोशनी आवे, इसे नींद